पढ़ेंगे। जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 बीसी से 6000 बीसी तक माना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक है। जैसा कि हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसवी पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल को कहा जाता है। ये जो ऋग्वैदिक काल था ये मुख्यतः दो भागों में विभाजित था, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद को छोड़कर, क्योंकि ऋग्वेद की जो रचना है वो तो ऋग्वैदिक काल में हो गई थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, लेकिन इसके बाद की जो वेद हैं उसकी रचना कब हुई है, उसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। जैसे ऋग्वैदिक काल को छोड़कर अन्य जो वेद थे वो और ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद आदि की रचना कब की गई थी, उत्तर वैदिक काल में की गई थी। इस काल में 3 वेदों यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और वेदांश या वेदांतों की रचना हुई थी। ये सभी ग्रंथ किससे है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित माने जाते हैं। तो ये जो सभी ग्रंथ हैं ये उत्तर वैदिक काल के क्या माने जाते हैं, ये साहित्यिक स्त्रोत्र माने जाते हैं, क्योंकि इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इस काल में जो बर्तन थे वो कैसे थे, धूसर मृद भांड थे। ठीक है, क्योंकि चित्रित धूसर मृद भांड जो है वो इस काल की विशिष्टता थी, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के जो कटोरे और थालियों का प्रयोग करते थे। मतलब जो भी वो बर्तन बनाते थे उनमें एक ऐसा कलर होता था, उनपे भूरे कलर किया जाता था और चित्र बनाए जाते थे, जिसको क्या चित्र धूसर मृदभांड कहा जाता है। उसके बाद आता है कि इस काल में लोहे के प्रयोग ने सामाजिक आर्थिक क्रांति पैदा कर दी थी। मैंने आपको कल बताया था कि लोहे का जो खोज हुआ था वो कब हुआ था, 1000 बीसी से स्टार्ट हुआ था। तो ये कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों का जो विस्तार था वो अधिक हो गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, अब लोहे के हथियार और अश्वचलित रथों का प्रयोग शुरू हो गया था, जिसके कारण से क्या हो गए थे ये लोग, और ज्यादा क्षेत्रों में इन्होंने विस्तार कर लिया था। और यहाँ का जो उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य केंद्र था सभ्यता का वो क्या था, मध्य प्रदेश था। क्योंकि ऋग्वैदिक काल का क्या था, ब्रह्मवर्त था, तो उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था वो मध्य प्रदेश माना जाता है, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर के गंगा के दोआब तक माना जाता है। तो आपसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी उसका केंद्र कहाँ था, तो आप क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश। कहां से कहां तक था, कौन से दोआब तक था, तो सरस्वती से लेकर के गंगा के दोआब तक इसका जो विस्तार था। नेक्स्ट आती है इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था तो इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी इसके अंदर थी। तो इसकी जो उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके बारे में हमें जानकारी कौन से ब्राह्मण से मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण से मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन की जो पद्धतियां हैं वो इस प्रकार है। जैसे ये क्या है, ये स्थितियां हैं, ये क्या है, ये स्थितियां हैं। और इन स्थितियों में भी क्या बताया जा रहा है, इन स्थितियों में भी बताया जाएगा शासन का नाम और शासन प्रधान। ठीक है, तो जो पूर्व की स्थिति है, पूर्व में क्या आता है, पूर्व में साम्राज्य होता है जिसका प्रधान कौन होता है, सम्राट। पूर्व में अब जैसे ये मान लो ये डायरेक्शन आ गया, ठीक है, ये डायरेक्शन मान लो इसको ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया आपका पूर्व, ये वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, सॉरी ये साउथ हो गया, वेस्ट नहीं आएगा ये क्या है, ये साउथ है, ये
ये क्या आ जाएगा, ये साउथ आ जाएगा। एक सेकेंड आपको, ये क्या है, ये बेसिकली साउथ है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वेस्ट। तो यहाँ का जो पूर्व है, ये पूर्व का जो साम्राज्य है, इसकी शासन का नाम क्या है, यहाँ क्या आएगा, साम्राज्य। और इसका प्रधान कौन होगा, सम्राट। इसका प्रधान कौन होगा, इसका प्रधान होगा आपका सम्राट। उसके बाद आता है मध्य। तो जो मध्य में है वहां कौन होगा, राज्य है। मतलब ये जो मिडल एरिया आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका राज्य आ जाएगा। और यहाँ पे कौन हो जाएगा, राजा। तो सेंटर से कौन शासन करता है, राजा। और बाकी के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में कौन शासन करते हैं, ये। जैसे कि पश्चिम में हो जाएगा स्वराज, और यहाँ का शासक स्वराट। उत्तर में हो जाएगा वैराज्य, जिसका शासक कौन हो जाएगा, प्रधान विराट। और दक्षिण में आपका आ जाएगा भोज्य, जिसका शासक कौन हो जाएगा, शासन का प्रधान भोज्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भोज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही हैं। फिर नेक्स्ट आती है इनकी शासन व्यवस्था, कि उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, और बहुत ही ज्यादा सशक्त भी थी, ठीक है। क्योंकि इस काल में क्या था, राज्य का आकार बढ़ने लगा था, जिससे क्या हो गया था, राजा का महत्व बढ़ गया था और उसके अधिकारों का विस्तार भी हुआ था। जैसे जैसे क्षेत्रों का फैलाव होगा वैसे वैसे क्या होंगे, राजा का महत्व बढ़ता जाएगा और अधिक उसके अधिकारों का भी क्या होने लगेगा, विस्तार होने लगेगा। जैसे कि अब उत्तर वैदिक काल में राजा को कौन कौन से नामों से पुकारा जाने लगा था, सम्राट, एकराट और अधिराज। इन 3 नामों से राजाओं को क्या संबोधित किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। इस काल में राजा का पद क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। और राष्ट्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही किया गया था। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग किस काल में किया गया था सर्वप्रथम। तो आपको ऑप्शंस में दे देगा उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल या मौर्य काल, या कोई भी ऐसे दे देगा ऑप्शन में 4 ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो कहां पर किया गया था, उत्तर वैदिक काल में किया गया था। क्योंकि राष्ट्र राजा से मिलकर बना है, जैसे जैसे क्षेत्र का विस्तार किया तो राजा का आकार और महत्व दोनों बढ़ा है। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल में जो संस्थाएं थी, सभा और समिति का अस्तित्व क्या हो गया था, कायम था, बना रहा था। लेकिन विदत जो है इस समय तक आते आते लुप्त हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में 3 सभाएं थी, सभा, समिति और विदत, 3 तरह की संस्था थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सिर्फ 2 ही संस्था रही थी, जिनमें उत्तर वैदिक काल में सभा महिलाओं में प्रयोग नहीं करती थी और ऋग्वैदिक काल में महिलाएं जो हैं वो सभा में भाग लिया करती थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते महिलाओं की जो स्थिति है उसमें काफी गिरावट आ गई थी, क्योंकि अब समाज कैसा, पितृसत्तात्मक हो गया था इसका स्वरूप। फिर आता है कि यजुर्वेद में, जो यजुर्वेद है उसमें राज्य के उच्च अधिकारियों का क्या कहा जाता है, रत्नी कहा जाता है। उच्च जो पद अधिकारी होते थे राज्य के, यजुर्वेद में उनको क्या कहा जाता है, उनको रत्नीय कहा जाता है। और ये किसके, राज परिषद के क्या होते थे, सदस्य होते थे, जिनकी संख्या 12 बताई जाती है। और रचनियों की सूची में राजा के संबंधी, मंत्री और विभागाध्यक्ष और दरबारी आते थे। रत्नियों में कौन कौन शामिल था, राजा के जो संबंधी होते थे वो, मंत्री और विभाग के जो अध्यक्ष होते थे और जो दरबारी आते थे, उनकी जो है सूची किस पे मिलती थी, रत्नियों में मिलती थी, ठीक है। और ये टोटल कितने होते थे, 12 रत्नीय होते थे। और कहाँ पे मिलता है उनका उल्लेख, यजुर्वेद में मिलता है। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में त्रिकुट, केज और मैनाम, ये जो है कहाँ पे, हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। इन पर्वतों का उल्लेख किसमें मिलता है, उत्तर वैदिक काल में मिलता है। जिसमें क्या आता है, अब विदेह और माधव जो है उसका भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो कहाँ पे, आर्यों के गंगा नदी के पूर्व की ओर विस्तार का क्या माने जाते हैं, विस्तार का प्रतीक माने जाते हैं। फिर आता है इसमें वैदिक कालीन शासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो कौन सी थी, जन।
जिसने क्या स्थान ले लिया था? जनपद। ऋग्वैदिक काल में ये क्या थी? जन थी। वो बताया गया था ना कि जो कबीला है वो किस में बटा हुआ था? विश्व में बटा हुआ था, जन में बटा हुआ था। और उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये किस में पड़ गया था? जनपद में विभाजित हो गया था। इसके बाद आते हैं सेनानी और सेनापति। ठीक है, तो ये क्या है? कुछ सेनापति हैं और सेनानी हैं। तो जैसे क्या? सुत। सुत को क्या बोला जाता है? राजा का सारथी। ये क्वेश्चंस आते हैं कई बार एग्जाम में, मैचिंग के लिए आ जाएगा, नहीं तो ऑड वन आउट के लिए आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ग्रामीणी कौन होता है? तो ग्रामीणी कौन होता है? ग्राम का मुखिया। भागंदुक कौन होता है? कर संग्रह करता। संग्रह कौन होता है? कोषाध्यक्ष को कहा जाता है। अक्षयवाय कौन होते हैं? पासे के खेल में जो राजा का सहयोग करते थे उनको अक्षयवाय कहा जाता था। गोविका कर्ता किसको बोला जाता है? जंगल विभाग के जो प्रधान होते थे उनको क्या बोला जाता है? गोवी कर्ता बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है पलागल। पलागल किसको बोला जाता है? विदूषक को बोला जाता है। और महिषी रानी के लिए, जो कि मुख्य रानी होती थी, उनके लिए प्रयुक्त किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद आता है युवराज। युवराज राजकुमारों को बोला जाता था। नेक्स्ट आता है आपके लिए इनकी सामाजिक व्यवस्था, कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। कौन से वर्णों में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में ब्राह्मणों ने समाज में अपनी श्रेष्ठता क्या कर ली थी? स्थापित कर ली थी। जैसे कि क्षत्रियों में कौन सा योद्धा वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था? इन्हें जनता का क्या माना जाता था? इन्हें जनता का रक्षक माना जाता था। और राजा का चुनाव जो है इसी वर्ग के द्वारा किया जाता था। और जो वैश्य होते थे वो किसमें संबंधित हो गए थे? वो व्यापार और कृषि से संबंधित हो गए थे। और कुछ अलग अलग तरह के दस्तकारी के धंधे भी शुरू कर दिए थे, जो कि ऋग्वेद काल से ही चले आ रहे हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो ये क्या थे? एक करदाता बन गए थे। मतलब जब वैश्य जो थे वो व्यापार वाणिज्य किया करते थे ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल तक आते आते इनकी स्थिति में परिवर्तन आ गया था और ये क्या बन गए थे? ये करदाता बन गए थे। उसी तरह से शूद्र, शूद्रों का काम क्या था? तीनों उच्च वर्ग की सेवा करना शूद्रों का काम था। और इस वर्ग में कौन लोग आते थे? सभी श्रमिक लोग आते थे। स्त्रियों को समानता कैसा दर्जा दिए जाने लग गया था? निम्न दर्जा दिया जाने लग गया था। और ऐतर्य ब्राह्मण में पुत्री को क्या बोला गया है? ऐतर्य ब्राह्मण में पुत्री को कृपश बोला गया है। आप ये बात याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पुत्री को कृपश किसमें कहा गया है, या फिर कृपश का मतलब क्या होता है। तो ऐतर्य ब्राह्मण में पुत्री को कृपश कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल का अभी मैंने आपको बताया कि समाज कैसा हो गया था? पितृसत्तात्मक हो गया था, जिसका स्वामी कौन होता था? पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधित कुछ अधिकार प्राप्त थे। ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था? एक स्वेच्छाकारी कर था जो अपनी इच्छा से दिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इसको क्या नियमित कर बना दिया गया था। आपकी इच्छा हो या नहीं हो, आपको कर देना ही पड़ेगा। उसी तरह से अथर्ववेद के अनुसार क्या था? राजा को आय का कौन सा भाग मिलता था? 16वां भाग मिलता था उत्तर वैदिक काल में। फिर आता है उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई थी? गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई थी, जिसमें गोत्र शब्द का अर्थ क्या था? वह स्थान जहां समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता है। परंतु बाद में इस शब्द का प्रयोग क्या हो गया था? एक मूल पुरुष और वंशज से कर दिया गया था। मतलब एक गोत्र निर्धारण कर दिया गया था कि आप इस गोत्र से संबंधित हैं। ये व्यवस्था कब आई थी? ये व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई थी। उसी तरह से उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रमों के बारे में भी चर्चा की गई है। कौन से आश्रम थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। इस समय चौथे आश्रम संन्यास की स्थापना अभी नहीं हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख जबालो उपनिषद में मिलता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 4 आश्रम थे उनका उल्लेख किसमें किया गया है? तो सर्वप्रथम जो है चारों आश्रम का एक साथ उल्लेख जबालो उपनिषद में किया गया है। फिर आती है उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। अब हम उत्तर वैदिक कालीन की क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कृषि और पशुपालन के बारे में। तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में लोहे के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? लो अयस और कृष्ण। अयस और कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण
प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि 1000 बीसी में अतरंजी खेड़ा से लोह के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि बन गया था। शतद्रथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाएं कौन सा? जुताई, बुनाई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख मिलता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख किसमें मिलता है? तो शतद्रथ ब्राह्मण में मिलता है। या कृषि की 4 तरह की क्रियाएं कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? जुताई, बुनाई, कढ़ाई और मड़ाई। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अथर्ववेद में जो पृथुवन्य है, इसको क्या बोला जाता है? हल एवं कृषि का आविष्कार कहा गया है। अथर्ववेद में हल को क्या बोला गया है? पृथुवन्य बोला गया है। ये सारे शब्द आपसे शब्दावली में बेसिकली पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी होंगी कि कौन से शब्द का क्या मतलब होता है। जैसे कि अब क्या था, हल का प्रयोग होने लग गया, तो कृषि और पशुपालन का क्या हो गया? महत्व काफी बढ़ गया था, जिसमें क्या था? गाय और घोड़ा आर्यों के सबसे उपयोगी थे। उसी तरह से वैदिक साहित्य से क्या पता चलता है कि ये लोग देवताओं से पशु की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। फसलें कौन कौन सी थी यहाँ पे? यहाँ पे यव को क्या कहा गया है? जौ कहा गया है। गौ नहीं आएगा, जौ आएगा, जौ आएगा, जौ। ये कौन सी फसल है? ये यव क्या थी? ये जौ थी। ठीक है, यौ नहीं आएगा यहाँ पे, जौ आएगा। और व्रीहि क्या था? धान था। माड़ उड़द को बोला जाता था, और गुदंग मूंग को बोला जाता था। गोधुम जो था वो गेहूं के लिए प्रयुक्त होता था। और मसूर, ये सारी क्या थी? खाद्यान्नों का वर्णन किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है, जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित है। ठीक है। और काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे गए हल, 24 बैलों द्वारा खींचते हल का क्या उल्लेख मिलता है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। अब इनके वाणिज्य व्यापार की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ने लगे, कृषि और पशुपालन के साथ साथ क्या हो गया था? इनके जीवन में स्थिरता आ गई थी उत्तर वैदिक काल में, जिसके बाद इन्होंने क्या? व्यापार और वाणिज्य जो है उसका क्या? तीव्र गति से विकास करना शुरू कर दिया था। तो इस काल में जो आर्य थे वो सामुद्रिक व्यापार से भी क्या हो गए थे? दिन ब दिन परिचित हो गए थे, क्योंकि जो समुद्र था ऋग्वैदिक काल में उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उसका प्रयोग जल जमाव या समुद्र के लिए बस किया जाता था, पूजा पाठ समृद्धि से मतलब था। लेकिन जैसे जैसे ये लोग उत्तर वैदिक काल की तरफ आए, इनके जीवन में स्थिरता आई, क्षेत्रों का फैलाव हुआ, और क्या हुआ? उनसे ये लोग व्यापार से भी परिचित हो गए। जैसे कि शतपथ ब्राह्मण में जो है वाणिज्य या व्यापार और सूद पर रुपए देने लेने वाले को क्या बोला जाता था? बोहरा बोला जाता था। ठीक है। तो जो लोग व्यापार वाणिज्य में पैसे जो है रुपया पैसा उधार देते थे, उन सूद पर देते थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको बोहरा बोला जाता था। ये उल्लेख कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उसी तरह से उत्तर वैदिक काल में जो मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था, परंतु सामान्य लेन देन के लिए व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय पर आधारित था। मुद्राएं तो शुरू हो गई थी, लेकिन अभी भी कैसा था व्यापार वाणिज्य? वस्तु विनिमय पर आधारित था। जो सामान्यतः लेन देन की छोटी मोटी चीजें होती थी वो लोग इसका प्रयोग करते थे। और कैसी मुद्राएं मिली है? कौन से प्रकार की मिली है? निष्क, शतमान, कृशल और पाद, ये 4 तरह की मुद्राएं मिली है। कहां पर मिली है? उत्तर वैदिक काल में मिली है। तो इसी तरह से ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी का उल्लेख है, और वात्स्यायनी संहिता में उल्लेखित है कि गण या गणपति शब्द का जो प्रयोग है वो संभवतः किससे किया गया है? व्यापारिक संगठन के लिए किया गया है। उसी तरह से स्वर्ण और लोहे के अतिरिक्त इस युग के जो आर्य थे वो किससे? टीन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो गए थे। तो पहले क्या था? लोहे का प्रयोग नहीं था, तो ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सारे धातुओं से परिचित थे लेकिन लोहे से नहीं थे। और अब जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया, प्रयोग शुरू हो गया, तो ये लोग स्वर्ण और लोहे के साथ साथ टिन, तांबा, चांदी और सीसा से भी क्या? परिचित हो गए थे। इसी तरह से शिल्पियां जो थी, शिल्पियों में रथकार बहुत प्रमुख थे, क्योंकि कुछ वर्गों का संस्थान ऊंचा था। किसमें? शिल्पियों का, क्योंकि ये रथ बनाते थे और इनमें यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ पहनने का अधिकार प्राप्त था। किसको? शिल्पियों को। जैसे कि तैतरीय ब्राह्मण में करघा के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? वेमन। ये याद रखना कि वेमन जो शब्द है
उसको क्या बोला जाता है, करघा बोला जाता है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तैत्तरीय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, उसी तरह से हम नेक्स्ट आते हैं, इनके उद्योग और व्यवसाय कैसे थे, कैसे कैसे उद्योगों का ये लोग प्रयोग करते थे और कौन कौन से व्यवसाय इन्होंने अपनाए। तो उद्योग और विभिन्न प्रकार के जो शिल्प था उसका उदय उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था। उत्तर वैदिक काल में अनेक व्यवसायों के विवरण मिलते हैं, जिनमें कौन से धातु शोधक, रत्नकार, बढ़ई, चम्रकार, स्वर्णकार, कुम्हार आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में वस्त्र निर्माण उद्योग भी एक प्रमुख उद्योग बन गया था, क्योंकि लेकिन कपास का उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता है। कपास का उल्लेख कहाँ मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, लेकिन ऊन, ऊन यानी कि ऊन, शज यानी कि सन, इसका उल्लेख मिलता है। यानी कि ये लोग ऊन या शज, सन से अपने कपड़े या वस्त्र निर्माण किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर ये लोग जो है बुनाई का जो कार्य था, बुनाई का काम बड़े पैमाने पर किया जाता था। संभवतः यह काम कौन करेंगी, बुनाई का काम स्त्रियां करती थी। रंगसाजी और कढ़ाई का काम भी कौन करती थी, स्त्रियां करती थी। तो सिलाई हेतु सुई का भी उल्लेख मिला है। जाहिर सी बात है कि जब वहां पे वस्त्र निर्माण हो रहा है तो सुई और धागा और ये सब चीजें तो मिलेंगी ही। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये लोग कितने ज्यादा विकसित अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। तो उत्तर वैदिक काल में मृदभांड निर्माण भी शुरू हो गया था और इसने क्या कर लिया था, एक व्यवसाय का रूप ले लिया था। इस काल में लोग लाल मृदभांड अधिक प्रचलित था। ठीक है, धातु शिल्प क्या बन गया था, एक उद्योग बन गया था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर किया जाता था। संभवतः क्या किया जाता था कि तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण और वस्तुएं बनाई जानी शुरू हो गई थी। वात्सेनीय संहिता में और तैत्तरीय ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की लंबी सूची कहाँ पे मिलती है, तो विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं उसकी लंबी सूची वात्सेनीय संहिता और तैत्तरीय ब्राह्मण में मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है, इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। तो उत्तर वैदिक काल में जो धर्म था उसका प्रमुख आधार क्या था, यज्ञ। लेकिन धीरे धीरे इसके पूर्वज ऋग्वैदिक काल में स्तुति और आराधना को महत्व दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने के भी कुछ संकेत यहाँ पर मिलते हैं। यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व इस युग में बढ़ गया था। इसके साथ ही अनेक मंत्र विधियां और अनुष्ठान धीरे धीरे प्रचलित होने लगे थे, क्योंकि ऋग्वेद के बाद बहुत सारे ये जो वेद हैं उनकी रचना की गई थी, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी, स्मृति ग्रंथों की रचना की गई थी, वेदांतों की रचना की गई थी। तो यहाँ पे क्या थे, मंत्र विधियां और अनुष्ठान जो थे वो काफी प्रचलन में थे। उसी तरह से उपनिषदों में क्या है, स्पष्ट रूप से यज्ञों और कर्म कांडों की निंदा भी की गई है। ठीक है, इस काल में ऋग्वैदिक देवता जो थे इंद्र, अग्नि, वायु, ये क्या हो गए थे, महत्वहीन हो गए थे। इनका महत्व कम हो गया था और इनका स्थान किसने ले लिया था, प्रजापति, विष्णु और रुद्र ने ले लिया था। ऋग्वैदिक कालीन मुख्य देवता इंद्र, अग्नि और वायु को माना जाता था और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति, विष्णु और रुद्र माने जाते थे। इसके बाद आता है कि प्रजापति को क्या बोला गया था, सर्वोच्च देवता कहा जाता था, जबकि परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा जाता था। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता कहलाते थे, लेकिन परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में कर्मकांड और अनुष्ठानों के विरोध में वैचारिक आंदोलन भी शुरू हो गए थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में क्या आ गया था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय शुरू हो गया था, जो कि पूर्णता क्या था, कर्मकांड और अनुष्ठानों के विरुद्ध था। इस आंदोलन में क्या था, शुरुआत उपनिषदों ने की थी। अब जैसे कि उपनिषदों से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो उपनिषदों में हमें पुनर्जन्म, मोक्ष और कर्मकांड के सिद्धांतों की जो है स्पष्ट रूपरेखा की गई है, व्याख्या की गई है। और उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा के संबंधों की व्याख्या भी की गई है। तो उपनिषदों में किसकी, पुनर्जन्म, मोक्ष और कर्म के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इसके साथ ब्रह्म और आत्मा के बीच में जो संबंध है उसकी भी व्याख्या किसमें की गई है, उसकी भी व्याख्या उपनिषदों में की गई है। जैसे कि निष्काम कर्म मठ का जो सिद्धांत है वो किसमें मिलता है, वो ईशोपनिषद में दिया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यम और नचिकेता का संवाद किसमें उल्लेखित है, तो आपको पता होना चाहिए कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है।
और बृहदारण्यक उपनिषद में किसका संवाद मिलता है? गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। अब सबसे एंड में आते हैं हमारे दर्शन। सबसे एंड में क्या आता है? हमारा दर्शन आता है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। वासुदेव संप्रदाय और 6 दर्शनों का आविर्भाव उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुआ था। दर्शन कितने हैं? 6 दर्शन है। और इसके प्रवर्तक कौन कौन है ये देखते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा मैचिंग में आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि योग से संबंधित कौन है? पतंजलि। सांख्य से संबंधित है कपिल। न्याय से संबंधित है गौतम। पूर्व मीमांसा से संबंधित है जैमिनी। उत्तर मीमांसा बद्रायण का है। और वैशेषिक से संबंधित है कनाद और उलूक। कनाद और उलूक जो है वो वैशेषिक से संबंधित है। नाउ अभी क्या खत्म हुआ? उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्लास में हम वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।